हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के बीच फिर एक वीडियो लेकर आया हूं और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके पढ़ाई में काफ़ी मददगार साबित होगा और मैं ये पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप अपने लक्ष्य में अवश्य सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आई है और कुछ वैकेंसी और है जो आने वाली है, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से धार दे रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ामों में आप अवश्य सफलता हासिल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को बारी-बारी से देखते हैं और कुछ इसके व्याख्या को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, डीएनए का दोहरा कुंडल मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को कौन प्रेजेंट किए थे? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का द्विकुंडली संरचना के प्रतिपादक कौन थे? प्रश्न यही है आपका ये। इसका ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी वाटसन और क्रिक, सी मेंडल, डी फ्रैंकलिन। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है बी वाटसन और क्रिक। इसका सही उत्तर वाटसन और क्रिक होने वाला है, बी यहाँ है। जेम्स वाटसन कहता है यहाँ, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए के द्विकुंडली संरचना डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किए थे, जिसे कहा जाता है कि यह जेनेटिक्स के फील्ड में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। जेनेटिक्स के फील्ड में जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आया तो जेनेटिक्स के फील्ड में यह बहुत हेल्प किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। हाँ, डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का होता है, ध्यान रखेंगे। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का आपका रासायनिक सूत्र जो होने वाला है वो है O2। सही मैंने बताया? नहीं, O2 नहीं होगा। सही उत्तर है आपका H2O। जो जल का सही उत्तर होने वाला है रासायनिक सूत्र वो H2O होने वाला है। जल का सही उत्तर H2O होगा। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देखिए 2 ऑर्बिट, ऑक्सीजन का टोटल जो ये परमाणु संख्या है वो 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, ध्यान रखेंगे। और 2 कक्षाएं होती है ऑक्सीजन का। ये पहले कक्षा में 2 परमाणु अंदर से पहला गिनते हैं, अंदर से जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे, जैसे ये अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो कक्षा 1 2 3 ऐसे केमिस्ट्री में इसको KLMN ऐसे करके लिखते हैं। इनवर्ड टू आउटवर्ड होता है, यानी अंदर से आपको बाहर जाना है, ध्यान रखेंगे। और यही नाम देने की प्रक्रिया है। और सब सेल को SPDF से हम लोग डिनोट्स करते हैं। हाँ, तो ध्यान से देखेंगे, ये ऑक्सीजन के परमाणु की 2 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा ये है और दूसरी कक्षा ये है, तो यहाँ 2 परमाणु होगा और आपका बाकी का 6 परमाणु 1 2 3 4 5 और 6 परमाणु बाहर होगा। तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु इधर लग जाता है। देखिए हाइड्रोजन का हम बना दिए हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये हाइड्रोजन का बना दिया मैंने, ये हाइड्रोजन है आपका। तो हाइड्रोजन में तो एक ही परमाणु होता है, तो इसको यहाँ बना देते हैं। ये हाइड्रोजन का 1 परमाणु यहाँ जोड़ा लग गया, पेयर बन गए। हाइड्रोजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का है। इसी तरह हम हाइड्रोजन का एक इधर भी परमाणु बना देते हैं। हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होता है, एक सेल होता है, ध्यान में रखेंगे। इसको सेल कहते हैं। 1 सेल 2 सेल, तीसरा सेल यानी KLM, आगे बढ़ेगा तो N, ध्यान रखेंगे इसको, ऐसे होता है। तो अब यहाँ एक पेयर बन जाएगा आपका जोड़ा हाइड्रोजन का भी, ये तो यहाँ भी एक जोड़ा बन जाएगा। कुल मिला के मैंने डायग्राम ऐसे बनाया है, आप ध्यान से समझिए इसको। ये इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन का 1 परमाणु, यहाँ एक ऑक्सीजन का, यहाँ एक ऑक्सीजन का, यहाँ एक हाइड्रोजन का जोड़ा बन जाएगा, यानी ऑक्सीजन बीच में रहेगा और इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, ध्यान रखें। और कुछ इसका जो अगर हम कुछ इस ढंग से वास्तव में संरचना जो होता है H2O का जो संरचना होता है वो ऐसे होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन। इसका एक फिक्स एंगल होता है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है लेकिन थोड़ा सा जहन में मेरे है। जरूरी नहीं है कि ये सही हो, आप एक बार आप गूगल करके या किसी और स्रोत से ढूंढ सकते हैं। 104 डिग्री का एंगल होना चाहिए यहाँ, 104 डिग्री का। मुझे
जहन में थोड़ा सा है, आप इसको गूगल पे सर्च करके देख लेंगे, मुझे लगता है कि 104 ही का होना चाहिए। तो ये एंगल रियल है, ऐसे हम लोग ऐसे भी बनाए हैं, तो ये बस एक काल्पनिक है, ध्यान रखेंगे। तो इस ढंग से संरचना होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका ये व्याख्या है, आप इसको पढ़ लेंगे, मैंने इससे डिटेल बता दिया है, इससे अधिक डिटेल में बताया है। हम्म। तीसरा जो प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। एसआई का बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एक वर्ड जुड़ जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ध्यान रखेंगे एसआई का फुल फॉर्म ये। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब वोल्ट जो है ना, विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे, विभव और विभवांतर, वांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर दोनों अलग अलग चीज है, माइन्यूर डिफरेंस है, एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है, एक समझने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे ओम, आप देखे होंगे इसका सिंबल है ओम का, ऐसे ओम का ये सिंबल होता है, ऐसे करके ओम का सिंबल ऐसे, देखिए ग्रीन से हम बना रहे हैं ऐसे ओम। तो ओम जो है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, ओम किसका ऐसा ही मात्रक है, प्रतिरोध। और यही अगर आपको कह दे ओम मीटर, बगल में मीटर लगा देगा, तो इसका जो ऐसा ही मात्रक ओम, ये सॉरी एक मिनट, ओम जो है वो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, ध्यान रखेंगे, ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। लेकिन ओम मीटर ये वाला जो अभी हम बनाए हैं, ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है, प्रतिरोधकता, ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। रेजिस्टेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस और इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसे रेजिस्टेंस कहेंगे और इसे रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो ध्यान में रखेंगे, इन सब जो बहुत छोटी छोटी बात है, परीक्षा में इसी को पूछा जाता है। मोटा मोटी तौर से तो सब जानता है, अगर डीप में जाकर वो नहीं पूछेगा तो अच्छे विद्यार्थी को फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, बहुत माइनर चीज है। हाँ, तो इसके बारे में मैंने बता दिया। अब वाट, ये जो वाट है, आप इसी विद्युत धारा के टर्म में, आप अगर 10वीं क्लास का बुक उठाएंगे तो वहां इन सब टर्म को आप देख लेंगे, वोल्ट एम्पियर, ओम मीटर और वाट। तो वाट भी आपका विद्युत धारा में ही आ जाता है, ठीक है, ये भी एक इकाई है। इसके आगे हम अगले वीडियो में विस्तार से, इसलिए वाट के बारे में नहीं बता रहे हैं अभी, कि अगर इसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, और जब तक मैं इसको डिटेल से सूत्र के साथ, फार्मूला के साथ, डेरिवेशन के साथ नहीं बताऊंगा, तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे और कंफ्यूजन रह जाएगा। तो अगले किसी वीडियो में मैं इस बात की चर्चा अच्छे ढंग से कर दूंगा। हाँ, आइए यहाँ देखते हैं। हाँ, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक एम्पियर है उसको हम लोग ए से डिनोट्स करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ए से दर्शाया। आप देखे भी होंगे चार्जर वगैरह या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 15 एम्पियर, 5 एम्पियर ऐसे करके लिखा हुआ रहा, 15 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, ठीक है, 0.15 एम्पियर का, ऐसे करके है। तो ये विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। 440 वोल्ट ऐसे करके, विभव या विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। 220 वोल्ट लिखा हुआ देखे होंगे, 40 वोल्ट लिखा हुआ देखे होंगे, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। तो ये विभव और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है, विभव या विभवांतर कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइए, हाँ, अगला जो प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है आपका। चौथा नंबर को देखेंगे, कोशिका का प्रश्न है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत आम सा क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ सेल आप माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये कहिए कि कोशिका का, ये जीव शरीर का किचन हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किचन है, यहाँ खाना बनता है और सभी कोशिका में वितरित किया जाता है खाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर होगा। और ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जीव शरीर की बात हो रही है, यानी विशेषकर मनुष्य की या किसी जानवर की बात। वही अगर पेड़ पौधे की हम बात करें तो स्टोमाटा, स्टोमाटा तो ध्यान रखिएगा, पत्ती में जो छिद्र होता है उसको कहते हैं, पत्ती में जो छिद्र होता है उससे कहते हैं स्टोमाटा। लेकिन पेड़ पौधा में भी खाना बनता है, वहां भी पावर हाउस होता है। बताइए उसका उत्तर। तो उसका उत्तर है, आपको बता दें,
क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट एक जगह होता है, उसमें होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट में। स्टोमाटा की अभी मैं बात कर रहा हूँ तो ये लिप्स जैसा ऐसा होता है पत्ती में। अगर कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, इस ढंग का ऐसा लिप्स जैसा होगा पत्ती में। और ये आपका होल हो गया, ये एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग खुलता और बंद होता है। ये लिप्स है, लिप्स जैसा रहता है। ये अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर के अनुसार ये खुलता या बंद होता है। ऑक्सीजन, जो पेड़ पौधा ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसी स्टोमाटा द्वारा होता है। ये पत्ती में होता है, ध्यान रखेंगे, स्टोमाटा पत्ती में होता है। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट भी इसको कहते हैं। क्लोरोफिल को ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। सीबीएसई के बच्चे इसे ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल एक छोटी सी डब्बी में होती है, डब्बा में, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो आइए, कोशिका की शक्ति गृह या पावर हाउस हम लोग किसे कहते हैं? वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर होने वाला है। और ये कहता है, ध्यान से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन, एटीपी का फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने पहले बात किया था शुरू में कि आज का जो प्रश्न होने वाला है वो विज्ञान पे आधारित होने वाला है। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है, एटीपी नामक ऊर्जा अणु बनाता है। देखिए, इससे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। जो ऊर्जा होता है वो एटीपी होता है। हाँ, ध्यान से देखिए, एक बात और है कि ग्लूकोज, ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज चीनी का फार्मूला है, आप चीनी का फार्मूला याद रखेंगे। इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, स्पेस नहीं है यहाँ। चीनी का आपका फार्मूला है C12H22O11। वहीं आपके ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज का। तो हम लोगों में और यहाँ तक कि पेड़ पौधा में भी जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज खाता है। ही मत समझिएगा कि हम लोग जैसे दाल भात या रोटी सब्जी पापड़ चावल जो भी कुछ खाते हैं वो बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, और जो वहाँ क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, दोनों ग्लूकोज का ही निर्माण अधिक मात्रा में करते हैं। मैक्सिमम उसमें ग्लूकोज ही होता है, अधिकांश, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं। और वही भोजन के रूप में शरीर में बांटा जाता है और जिससे हमें भी ऊर्जा मिलती है। और पेड़ पौधा में जो खाना बनता है वो यही बनता है और उसे भी ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। हम लोगों में और भी कुछ सामग्री होता है, लेकिन पेड़ पौधा में मुख्य रूप से ग्लूकोज ही होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक है? सामान्य सा क्वेश्चन है। श्वसन की प्रक्रिया में, तो श्वसन जो है, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और यही पेड़ पौधे की अगर बात हो रही है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। पेड़ पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। आइए, हाँ, यहाँ देखिए, फिर बता रहा है, जो मैंने अभी ग्लूकोज की बात की है उस ऊपर मैंने इसकी चर्चा कर दी है, जो यहाँ कह रहा है। छठा प्रश्न है, परमाणु संख्या 6 किस तत्व की है? सीधी सी बात है, कार्बन की है। परमाणु संख्या 6 कार्बन के 2 ऑर्बिट है, ध्यान रखेंगे, 2 कक्षाएं हैं। इसमें परमाणु 2 और इधर बाहर होता है 4। अब इसकी क्षमता है 4 होने के कारण कोई भी तत्व स्थायी होगा जब बाहर परमाणु 8 कर लेगा। तो इसमें 4 है, ये ना किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है। तो याद रखिएगा, दुनिया में कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो सह संयोजक यौगिक बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड इसे कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि समझौता करके, जो लोग समझौता करके चलता है, अब ध्यान रखेंगे, उनके अधिक सहयोगी या मित्र होते हैं। हर चीज में मैनेज करके चलते हैं, आपसी सूझबूझ से, सहमति से काम। मैं समझने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। कार्बन में वही हाल है, ये ना किसी को परमाणु अपना देता है, क्योंकि परमाणु का लेन देन बाहरी कक्षा का ही होता है, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं होता। इसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा को छोड़ के, बाहरी कक्षा ये है, अंदर वाला जितना भी परमाणु है
वो अभिक्रिया में भाग कभी नहीं और कभी नहीं लेता है, और अंदर वाले सभी परमाणु को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ 2 कोर इलेक्ट्रॉन है कार्बन का 2 कोर इलेक्ट्रॉन है, और ये सब आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये अभिक्रिया में भाग लेगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखेंगे। तो कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा, जब भाग लेगा तो बाहर वाला, तो बाहर 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ना ही किसी को देगा, चूंकि दूसरे को भी 8 ही करना रहता है। तो ये 4 है, तो ये किसी को नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर लेगा तो उसके पास भी 4 ही होना चाहिए, तो इसके पास भी 4 है, दोनों ताकत में बराबर है। ना ही दूसरा वाला इस कार्बन से छीन सकता है और ना कार्बन उसका परमाणु छीन सकता है। तो आपस में जब ये बंधन बनाएगा परमाणु, तो मिल के बनाएगा। ध्यान से समझेंगे, ऐसे एक उदाहरण से इसको समझते हैं, बहुत जरूरी चीज है ये। आपके पास 4 आर्मी फोर्स, कार्बन के आप बाहरी कक्षा का परमाणु है जो क्रॉस किया है मैंने, कार्बन के बाहरी कक्षा का 4 परमाणु है, तो 4 आर्मी है। अब आपको 8 चाहिए, तो 2 ही कंडीशन है यहाँ। आपको 8 चाहिए तो 2 कंडीशन है, आप पूरे को दे दीजिए दूसरे को, और नहीं तो दूसरे से 4 ले आइए। आप पूरा परमाणु दूसरे को दे दीजिए, और नहीं तो दूसरे से 4 ले आइए, चूंकि 8 ही उसको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो आपके पास जब 4 है और इधर भी मान लेते हैं 4 है, तो ये तो आपको नहीं देगा, कहेगा कि मेरे पास 4 है, तुम ही आ जाओ। आप भी नहीं दीजिएगा, आप भी कहिएगा कि मेरे पास भी 4 है, तुम ही इधर आ जाओ, और ये कहेगा कि नहीं तुम ही इधर आ जाओ। तो आपस में फाइनली दोनों समझौता करिएगा और कहिएगा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग आपस में मिल जाते हैं, तो आपके पास भी 8 है, मेरे पास भी 8 हो जाएगा, यानी दोनों मिला के 8 हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखेंगे, दुनिया में सबसे अधिक अगर यौगिक है तो वो है कार्बन का। ये आम सा क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक यौगिक कंपाउंड्स जो है वो कार्बन का कंपाउंड है, यानी कार्बन तत्व अक्सर हमेशा ज्यादातर आपको रासायनिक समीकरण में दिख जाएगा। और इसमें ऐसा क्यों है, तो सहसंयोजक बंधन होने के कारण, कोवैलेंट, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, न ही परमाणु अपना किसी को देता है और न किसी से लेता है। मैं आशा रखता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं विस्तृत और विस्तृत और डिटेल्ड ढंग से मैं इस टॉपिक को स्पेशली आपके लिए लेकर आऊँगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रकाश का वेग क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, प्रकाश का वेग सामान्यतः जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें ऐसे वो तो लेने के ऊपर है, हम लोग एमकेएस सिस्टम लेते हैं, कौन सा सिस्टम लेते, सीजीएस सिस्टम लेते हैं, एफपीएस सिस्टम लेते हैं, ये सब मेजरमेंट ऑफ यूनिट कि हम क्या लेंगे, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। जनरली अगर एमकेएस सिस्टम की बात करें हम लोग, तो एमकेएस सिस्टम में हम प्रकाश के वेग को यानी लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को केजी और टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ लंबाई और समय की बात हो रही है, तो मीटर और सेकंड होगा, मीटर और सेकंड होने वाला। और मैं यहाँ देख रहा हूँ थोड़ा सा लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे दिख रहा है, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रकाश का वेग क्या होता है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सब में आप देख रहे हैं मीटर सेकंड है, ठीक है, तो थोड़ा सा मिस हो गया है, मैं आगे इसे सुधारने का प्रयास करूंगा। हाँ, प्रकाश का वेग मीटर पर सेकंड में ही मेजर किया जाता है, और ये एमकेएस सिस्टम में है, ध्यान रखेंगे ये एमकेएस सिस्टम में है और स्टैंडर्ड यूनिट है। प्रकाश के वेग कैसे मैं बता दूं, प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी हर सेकंड में प्रकाश का जो प्रकाश है, प्रकाश के एक कण का अगर हम बात करें तो हर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय कर लेता है, हर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है प्रकाश का एक कण, हर सेकंड में। ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक दूरी है और बहुत कम समय में। आपका पलक भी झपकता है तो 1 सेकंड से अधिक समय लग जाता है, और ये पलक भी नहीं झपकेगा और प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा। हाँ, तो ये निर्वात में है, ध्यान रखेंगे, ये जो चाल है प्रकाश का निर्वात में है। निर्वात कहने का मतलब ऐसा स्थान जहाँ कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं, वैक्यूम। निर्वात का मतलब है ऐसा स्थान जहाँ कुछ भी नहीं हो, उसे निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। 9वीं क्लास में इसको पढ़ना है, 9वीं क्लास में आप भौतिकी में पढ़ेंगे इसको, निर्वात को। ऐसा स्थान जहाँ कुछ नहीं हो, हवा तक नहीं,
आइए 8वां प्रश्न है, एंजाइम किस प्रकार का जैव अणु होता है? तो प्रोटीन होता है, सिंपल सा बात है, एंजाइम प्रोटीन होता है। और हम लोग जो भूख लगने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। बहुत लोगों को देखिए कि भूख नहीं लगता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम भी बहुत तरह का होता है, मैं डाइजेस्टिव एंजाइम की अभी बात किया हूँ। भूख लगने वाला सिरप या भूख लगने वाली कोई गोली या दवा का जो इस्तेमाल किया जाता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अगला प्रश्न, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो उत्तर होने वाला है सी, कार्ल लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था। और ओ पॉजिटिव को याद रखेंगे, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी जो होता है ग्रुप, वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ए बी यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, ओ निगेटिव रेयरेस्ट ग्रुप है, बहुत कम पाया जाता है। ए बी को आप यूनिवर्सल रिसीवर कह सकते हैं, वो पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वभौमिक रक्तदाता वो प्लस को कहते हैं, ध्यान रखें, सार्वभौमिक रक्तदाता वो प्लस को कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मैं अच्छे से वीडियो डिटेल में ब्लड ग्रुप पे ले आऊंगा, बहुत अच्छे से स्पेशल वीडियो में ब्लड ग्रुप के बारे में लाने का विचार कर रहा हूँ। बहुत जल्द इसको मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, विस्तृत बताएंगे तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा। आइए अगले और अंतिम प्रश्न की ओर हम चलते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम। तो पहला नियम है न्यूटन के गति का, एवरीबॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्मली मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। कहने का ये अर्थ है, ये एनसीईआरटी के 11th क्लास का डेफिनेशन मैंने बोला है। एनसीईआरटी अगर अंग्रेजी वर्जन आप उठाएंगे तो उसके 11th क्लास में यही डेफिनेशन जो मैंने अभी बताया है वो लिखा हुआ है। सामान्य सा इसका अर्थ है कि कोई भी वस्तु अगर गति में रहे तो गति में ही रहना चाहता है, अगर वो विराम में रहे तो विराम में ही रहना चाहता है। जैसे मान लिया जाए जमीन पे एक बॉल पड़ा है, अब ये पड़ा है तो पड़ा रहेगा। ये चलेगा कब? जब आप इसको एक बल्ला उठाएंगे या बल्ले से इधर किक करेंगे, मारेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। बॉल को जैसे ही आप मारते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब ये आगे बढ़ रहा है बॉल, ये बॉल को आप देखिए जब आगे बढ़ रहा है तो ये रुकना भी नहीं चाहेगा। क्यों रुकना चाहेगा? बॉल जब आगे बढ़ रहा है तो नहीं रुकना चाहेगा। हाँ, कब रुकेगा? जब कोई इसे रोकेगा इधर से, तब ये रुकेगा। तो कहिए कि जमीन पर तो जो बॉल लुढ़कता है वो अपने आप किसी देर में रुक जाता है, तो बिल्कुल नहीं रुकता है, उसे रोका जाता है घर्षण। जमीन पे जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो रोकता है उसे। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस कर दिया जाए तो ये जीवन में कभी नहीं रुकने वाला है, कभी नहीं, हमेशा चलते और चलते जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मांड में हर चीज चल रहा है। देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट इन यूनिवर्स। और हम कुछ भी अगर हम बात करें तो स्थिर नहीं, तो घर्षण ना रहे तो ये चलते जाएगा। अगर घर्षण रहता है तो जितना ज्यादा घर्षण रहेगा उतना ही ये जल्दी रुकेगा। अगर आप ट्रैक, रेलवे ट्रैक की बात करें तो वहाँ गिट्टी बिछा हुआ रहता है, बॉल को फेंक के देखिए तुरंत रुक जाएगा। वहीं अगर एक टाइल्स या मार्बल लगा हुआ फर्श है, उस पर बॉल को फेंक के देखिए, देर से रुकेगा, डिस्टेंस ज्यादा तय करेगा। रेलवे ट्रैक पे बॉल डिस्टेंस कम तय करेगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि इसको आप अच्छे से समझे होंगे। न्यूटन के प्रथम गति का नियम। न्यूटन का दूसरा गति का नियम जो है वो यहाँ है, F=m में होता है। शॉर्ट में समझिए, 9th के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, F=m में। ऐसे रियल में तो होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। लेकिन खैर इन सब बातों को छोड़ेंगे, वो 11th में। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण है। हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के इक्वल देके और एम ए देते हैं, कांस्टेंट देना होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हो जाता है F=ma। F फोर्स, m आपका मास है और a एक्सेलरेशन है। तो मैं आशा करता हूँ ये बल के समीकरण को देता है। कोई अगर पूछेगा कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, तो ये बल के समीकरण को देता है, ध्यान रखेंगे। और जो तीसरा न्यूटन है, तीसरा नियम है बल का, वो है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। बल का जो तीसरा नियम है वो ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। कहने का ये अर्थ है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। यानी आप कुएं से
ये अगर कुआं है और यहाँ पुली लगा हुआ है और पुली से आप बाल्टे से पानी खींच रहे हैं, बाल्टे से अगर, सॉरी एक मिनट, चित्र ठीक से थोड़ा बना दूं। अगर आप ये जो बाल्टा लगा हुआ है, बाल्टी है, बकेट है, और बकेट से आप कुएं से पानी खींच रहे हैं ऐसे, कोई बंदा है, एक मिनट, कोई व्यक्ति है और पानी यहाँ से वो खींच रहा है, तो खींच रहा है तो ऑब्वियसली ये जो बाल्टी है, सीधी सी एकदम सामान्य सी बात है, ये जो बाल्टी पानी में डूबा हुआ है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी से ये यहाँ से ये ऊपर आएगा तो ये बाल्टी भी इस व्यक्ति को नीचे की ओर खींचना चाहेगा। जैसे आप दीवार में अड़े हुए हैं और खड़ा है तो आप दीवार पे दबाव लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो दीवार भी आप पे बल उतना ही मात्रा में लगा रहा है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगर एक स्प्रिंग को देखिए ध्यान से, मान लेते हैं यहाँ, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, अब स्पेस नहीं है, थोड़ा इसको देख लें। जो भी मैं बताता हूँ आप कॉपी कलम लेकर बैठे, और जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे, आपको जानकारी नहीं है या पढ़े हैं, ब्रशअप करने की ज़रूरत है, याद धुंधला हो गया है, तो आप लिख के रिवाइज कर ले। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप जितना सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेंगे पढ़ाई में, यानी लिखेंगे चीज़ों को, पढ़ेंगे, प्रश्न बनाएंगे, उत्तर लिखेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को तैयार करेंगे, दूसरे को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो जितना भी एक्टिविटी करेंगे आपको मैं बता दूं कि वो चीज़ें अधिक स्थायी तौर से आपको याद हो जाएंगी। तो एक स्प्रिंग दीवार में फिक्स है, यहाँ देख लीजिए ये दीवार है और यहाँ स्प्रिंग फिक्स है, ऐसे का ये स्प्रिंग फिक्स है, यहाँ हुक लगा हुआ है। एक लड़का स्प्रिंग को ऐसे इधर खींच रहा है, तो स्वाभाविक है स्प्रिंग को आप खींचेंगे तो स्प्रिंग भी आपको इधर की तरफ खींचना चाहेगा। यही थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, किसी भी चीज पे आप बल लगाते हैं ईस्ट दिशा में, ये आपका वेस्ट है, तो स्प्रिंग भी आपको खींचेगा ईस्ट दिशा में। आप स्प्रिंग को पश्चिम में खींच रहे हैं तो स्प्रिंग आपको पूरब में खींचेगा। यही न्यूटन का तीसरे गति का नियम है। आशा करता हूं मैं आपको समझाने में सफल रहूंगा। फिर भी अगर किसी तरह की मेरे ओर से कमी रह जाती है आपको समझाने में किसी विशेष टॉपिक को, आप कमेंट्स में उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि इस पे एक स्पेशल वीडियो लाऊं और मैं अच्छे ढंग से आपको समझा पाऊं। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे और इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।